व्हाट्सअप, दिस इज़ ER प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमिट एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कक्षा 10 का अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः या तो अम्ल एवं क्षार के कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन के करने के कारण अम्लता से पीड़ित है या एसिडिटी से परेशान है, तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू पानी या फिर सिरका या फिर बेकिंग सोडा या का विलयन, है ना? तो उपचार बताते समय आप किस गुण का ध्यान रखेंगे? आप जानते हैं कि जो अम्ल है और एक क्षारक है एक दूसरे को क्या करता है, प्रभाव को समाप्त करते हैं, और आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है एवं यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है और इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है जो सूचना देते हैं कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षार है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जो श्वेत कपड़े होते हैं उन पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाली जब साबुन उस पर रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात यानी बाद में वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। तो अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित यानी सिंथेटिक सूचक यानी इंडिकेटर जैसे मिथाइल ऑरेंज एवं फिनाफ्थलीन का भी उपयोग कर सकते हैं। इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली डेली जो पाई जाने वाली हैं तथा उपयोग की जाने वाली जो बहुत सी रोचक वस्तुएं हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे यानी पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि लिटमस जो विलयन होता है बैंगनी रंग का रंजक होता है, बैंगनी रंग का होता है। जो थैलोफाइटा एक समूह है, लीचेन थैलोफाइटा क्या होता है, प्लांट का एक ग्रुप होता है, तो उसका समूह है जिसका नाम है लीचेन। उसके पदार्थ पौधे का उस पौधे से निकाला जाता है और प्राय इसे सूचक की तरह यानी सूचक की तरह इसको उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय होता है तब ये बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ हैं जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, डाइड्रेजिया, पेंटूनिया एवं जेरानियम जैसे कुछ फूलों की रंगीन पंखुड़ियां हैं, किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं या बताते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। 2.1 अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझना। 2.1.1 प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक। तो क्रियाकलाप 2.1 में विज्ञान की प्रयोगशाला से आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के नमूने लेने हैं, एकत्र यानी इकट्ठे करने हैं। इन सब के आपको मिल जाएंगे। तो ऊपर दिए गए प्रत्येक विलयन की एक बूंद वॉच ग्लास में रखिए एवं सारणी 2.1 के अनुसार किसी सूचक से उसकी जांच कर सकते हैं या कीजिए। तो लाल लिटमस या नीले लिटमस, फिनाफ्थलीन या फिर मिथाइल ऑरेंज विलयन के साथ लिए गए विलयन के रंग में क्या क्या परिवर्तन आता है उसको बनाना है। आपने अपने प्रेक्षण को सारणी 2.1 में लिखना है। तो सारणी 2.1 विलयन का नमूना, लाल लिटमस विलयन, नीले लिटमस विलयन और फिनाफ्थलीन विलयन और मिथाइल ऑरेंज विलयन। तो इनमें क्या क्या कलर चेंज होता है। तो रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या फिर क्षारक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है। इन्हें गंधीय सूचक या फिर ओल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। और आइए इनमें से कुछ सूचकों की जांच करें क्रियाकलाप 2.1 में। तो बारीक कटी हुई जो प्याज है तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए और थैले को कसकर बांध लीजिए तथा पूरी रात फ्रिज में
रहने दीजिए। और अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल तथा क्षारक की जांच के लिए किया जा सकता है। इसमें से 2 टुकड़े लीजिए और एवं उनकी गंध की जांच कीजिए। इन्हें स्वच्छ सतह पर रखकर उनमें से एक टुकड़े पर तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है विलयन की कुछ बूंदें लेनी है और दूसरे पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की कुछ बूंदें लेनी है। उनको डालना है उनके ऊपर और दोनों टुकड़ों को जल से धोकर उनकी गंध की पुनः दोबारा उसकी जांच करनी है। अपने प्रेक्षण को लिखना है। और अब थोड़ा तनु वेनिला, जो वेनिला होता है और लौंग होता है, उसका तेल लीजिए और इनकी गंध की जांच कीजिए। और एक परख नली में, टेस्ट ट्यूब में, जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसके विलयन और दूसरे में क्या है, जो तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका विलयन लीजिए। दोनों में जो तनु वेनिला एसेंस है उसकी जो कुछ बूंदें डालकर उसे हिलाइए और उसकी गंध की दोबारा क्या करना है, जांच करना है। तो यदि गंध में कोई बदलाव है तो उसे दर्ज कीजिए। और इसी प्रकार तनु HCl एवं तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लौंग के तेल, क्लोव, ऑयल की गंध में आए परिवर्तन की जांच कर अपने प्रेक्षण को दर्ज कीजिए। आपके परीक्षण के आधार पर वेनिला, प्याज एवं लौंग के तेल में से किसे गंधीय या ओल्फैक्टरी सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए कुछ और क्रियाकलाप करते हैं। तो 2.1.2 अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो क्रियाकलाप 2.3 में चित्र 2.1 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए और एक परख नली में यानी एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए एवं उसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दीजिए। तो दानेदार जिंक के जो टुकड़े हैं उनके सतह पर आप क्या देखते हैं, तो उत्सर्जित निकलने वाली जो गैस है उसको साबुन के विलयन से प्रवाहित कीजिए। और साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं और जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाइए और आप क्या परीक्षण करते हैं। तो कुछ अन्य अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल के साथ यह क्रियाकलाप दोहराइए और प्रत्येक स्थिति में आपका प्रेक्षण समान है या भिन्न ये देखिए। तो चित्र 2.1 में दानेदार जिंक के टुकड़े के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एवं ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच की गई है। तो इसमें एक तरफ स्टैंड है, परख नली है जिसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, दानेदार जिंक के टुकड़े हैं और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ ये प्रवाह नली के द्वारा जो फटफट की ध्वनि है उसके साथ हाइड्रोजन गैस का दहन हो रहा है और मोमबत्ती से उसको जलाया जा रहा है और हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले दिखाई दे रहे हैं और साबुन का विलयन। अब ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रिया में धातु अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन करता है यानी हटा देता है और हाइड्रोजन गैस के निकलने से यह पता चलता है कि अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु का एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं कि अम्ल प्लस धातु जो देता है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आपने जिन अभिक्रियाओं का प्रेक्षण किया है क्या आप उनका समीकरण लिख सकते हैं। तो क्रियाकलाप 2.4 में एक परख नली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े रखिए और उसमें 2 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाकर उसे गर्म कीजिए। तत्पश्चात उसके बाद क्रियाकलाप 2.3 के अनुसार क्रियाओं को दोहराइए एवं अपने परीक्षण को लिखिए। इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो जो सेकंड है NaOH प्लस Zn गिव्स Na2ZnO प्लस H2 यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से मिलाते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः यानी दोबारा हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। 2.1.3 धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। तो देखो पहले चित्र देख लो। चित्र 2.2 में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारना। तो क्या क्या दिया है, एक साइड थिसेल फनेल है, कीप है, एक स्टैंड है, कॉर्क है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसके अंदर है परख नली के और सोडियम कार्बोनेट है और निकासी नली है, परख नली है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। तो शुरू करते हैं क्रियाकलाप 2.5। तो 2 परख नली लेनी है आपने, उन्हें A और B का नाम देना है
और परखनली ए में लगभग 0.5 ग्राम क्या है सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 लेना है, और एवं परखनली बी में आपको 0.5 जो ग्राम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है। तो दोनों परखनलियों में लगभग 2 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। आपने क्या निरीक्षण किया? तो चित्र 2.2 के अनुसार प्रत्येक स्थिति में उत्पादित जो बनी है गैस की चूने के पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन से प्रवाहित कीजिए और एवं उसे अपने निरीक्षण को अभिलक्षित कीजिए, दिखाइए। तो ऊपर जो उपरोक्त जो क्रियाकलाप हैं उसमें होने वाली अभिक्रियाओं को इस प्रकार लिखा जाता है। तो परखनली ए में Na2CO3 प्लस 2HCl गिव्स 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। परखनली बी में तो NaHCO3 प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब उत्पादित जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर क्या होता है? तो चूने का जो पानी है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे उसमें तो श्वेत अवक्षेपण बनेगा जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा प्लस पानी। अत्यधिक मात्रा में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाह कर दी जाती है इस अभिक्रिया के अंदर तो क्या होता है? तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट में जब जल मिलाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा दी जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, जल में विलयनशील हो जाता है, मिक्स हो जाता है। जो चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, खड़िया यानी निचोक एवं संगमरमर यानी मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं और सभी धातु कार्बोनेट और सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं और इस अभिक्रिया को इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल गिव्स लवण प्लस जल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। 2.1.4 अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं? तो क्रियाकलाप 2.6 में परखनली में लगभग 2 मिलीलीटर NaOH लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल लीजिए और उसमें 2 बूंदे फिनोफ्थलीन विलयन डाल लिए और विलयन का रंग क्या है वो देखना है आपने, और इस विलयन में एक एक बूंदे क्या करना है तनु HCl विलयन मिलाइए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना है। और क्या अभिक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया? तो अम्ल मिलाने के बाद फिनाफ्थलीन का जो रंग है वो क्यों बदल गया? और अब ऊपर जो मिश्रण है उसमें क्या होता है, उसमें जो NaOH है उसकी जो कुछ बूंदे हैं वो मिलाइए और क्या फिनाफ्थलीन पुनः दोबारा गुलाबी रंग का हो गया है? तो अब उपरोक्त मिश्रण में सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें मिलाइए और क्या फिनाफ्थलीन पुनः गुलाबी हो गया है? आपके विचार से ऐसा क्यों है? ऊपर जो क्रियाकलाप है उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने परीक्षण किया है कि जो अम्ल है द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो देता है सोडियम क्लोराइड प्लस जल। तो अम्ल एवं क्षारक की जो अभिक्रिया है उसके परिणाम स्वरूप जल और लवण प्राप्त होते हैं और तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं और सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं क्षारक प्लस अम्ल गिव्स लवण प्लस जल। 2.1.5 अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया यानी धातु ऑक्साइड की। तो क्रियाकलाप 2.7 में बीकर में कार्बन जो कॉपर होता है कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लेनी है और उसे हिलाते हुए अपने उसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना है और विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ। आप देखेंगे कि जो विलयन का रंग है वो नील हरित हो जाएगा एवं जो कॉपर ऑक्साइड है वो घुल जाता है और विलयन का जो नीला हरित रंग है वो अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है और धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ एवं अम्ल के बीच होने वाली जो सामान्य अभिक्रिया है उसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल गिव्स लवण प्लस जल। तो अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं, अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। तो 2.1.6 क्षारक के साथ
अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी के बीच हुई अभिक्रिया देखी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। चूँकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रियाओं के समान है, अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो अधात्विक ऑक्साइड हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो 2.2 सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं। तो अनुभाग 2.1 में हमने देखा है कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं और गुणधर्मों में समानता क्यों होती है। तो हमने क्रियाकलाप 2.3 में देखा है कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर जो सभी अम्ल हैं वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं और इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। और आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांच करें कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। तो क्रियाकलाप 2.8 में ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए और एक कोर्क पर 2 कीले लगाकर कोर्क को 100 ml के बीकर में रख दीजिए। चित्र 2.3 में क्या दिखाया गया है, जल में अम्ल का विलयन विद्युत चालन करता है। तो वोल्ट 6 वोल्ट की बैटरी है, बल्ब है, स्विच है और बीकर है। कील तनुकृत अम्लीय विलयन रबर का कोर दिखा रखा है। अब चित्र 2.3 के अनुसार कीलों को 6 वोल्ट की बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए और अब बीकर में थोड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। तो इसी क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए और आपने क्या परीक्षण किया। तो इन परीक्षणों को ग्लूकोज एवं अल्कोहल के विलयन के साथ अलग अलग दोहराइए और अब आपने क्या परीक्षण किया। बल्ब क्या प्रत्येक स्थिति में जलता है। तो अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है जैसे कि चित्र 2.3 में दिखाया गया है, परंतु आप यह देखेंगे कि जो ग्लूकोज है एवं अल्कोहल है उसका विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं और बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि इस विलयन में विद्युत का प्रवाह हो रहा है और विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है। चूँकि अम्ल में उपस्थित धन आयन H+ हैं, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन उत्पन्न करता है तथा इसी कारण उनका जो गुणधर्म है वो अम्लीय होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस अभिक्रिया को दोहराइए। इस क्रियाकलाप के परिणामों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। 2.2.1 जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। तो क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं। आइए इसकी जांच करते हैं। तो चित्र 2.4 में है HCl गैस का निर्माण। कैल्शियम क्लोराइड वाली रक्षक नली है, आर्द्र लिटमस पेपर है, निकास नली कोर्क और परख नली है और जो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है सांद्र वाला और शंकुआकार फ्लास्क है और परख नली में सोडियम क्लोराइड है। तो क्रियाकलाप 2.9 में एक स्वच्छ एवं शुष्क परख नली में लगभग 1 ग्राम ठोस सोडियम क्लोराइड लीजिए तथा चित्र 2.4 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए। परख नली में कुछ मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए और आपने क्या परीक्षण किया। तो क्या जो निकास नली है से कोई गैस बाहर आ रही है। इस प्रकार उत्सर्जित गैस को सूखे तथा नम नीले लिटमस पत्र द्वारा जांच कीजिए। तो किस स्थिति में लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित होता है। तो उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर आप निम्न के अम्लीय गुण के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो पहला है शुष्क HCl गैस और दूसरा है HCl विलयन। अध्यापकों के निर्देश क्या हैं। अध्यापकों के लिए निर्देश कि यह यदि जलवायु आर्द्र है या नमी हो गैस के तो शुष्क करने के लिए आपको कैल्शियम क्लोराइड वाली शुष्क नली से गैस प्रवाहित करना होगा। इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जल की जो उपस्थिति है उसमें HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है और जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H+ आयन पृथक नहीं हो सकता। तो HCl प्लस वाटर गिव्स H3O प्लस Cl। हाइड्रोनियम आयन है ये क्लोराइड। तो हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से
स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन से दर्शाना चाहिए। तो H+ H2O गिव्स H3O+। तो हमने देखा कि अम्ल में जल में हाइड्रोनियम तथा हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। और आइए देखें कि किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जो रिएक्शन है वो अभिक्रिया जल से करा रखी है और दिखा रखा है कि तीनों में क्या हो रहा है। सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम आयन बन रहा है प्लस OH- आयन बन रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है और जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं और इनका स्पर्श साबुन की तरह और स्वाद कड़वा होता है तथा प्रकृति संक्षारक होती है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। सारणी 2.1 में कौन से क्षारक और क्षार थे वो आपको बताना है। अब तक हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल H+ और सभी क्षारक OH- उत्पन्न करते हैं। अतः अब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप से व्यक्त कर सकते हैं। अम्ल प्लस क्षारक, लवण प्लस जल। तो ये HX प्लस MOH, तो MX प्लस HOX। तो ये क्या है, H तो हाइड्रोजन आयन है, OH क्या है, जो हाइड्रोक्साइड आयन है, और जो X और M है, X तो है M तो है मेटल यानी धातु और X क्या है, अधातु। और दिखा रखा है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर जल बनाते हैं। तो आइए देखें कि अम्ल या क्षारक में जल मिलाने पर क्या होता है। चित्र 2.5 में सांद्र अम्ल तथा क्षारक वाले बर्तनों में लगे चेतावनी के चिन्ह दिखा रखे हैं। तो क्रियाकलाप 2.10, एक बीकर में 10 ml जल लीजिए और इसमें कुछ बूंदे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4 की डालकर बीकर धीरे धीरे घुमाइए और बीकर के आधार को स्पर्श कीजिए। तो क्या तापमान में कोई परिवर्तन आया? तो यह प्रक्रिया क्या ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी है? उपरोक्त क्रियाकलाप को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोहराइए एवं अपने परीक्षण को लिखिए। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है और जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। तो अम्ल को सदैव धीरे धीरे या जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए और सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई जो ऊष्मा है उसके कारण मिश्रण क्या होता है, अस्फलित यानी फैल जाता है, होकर बाहर आ सकता है। तो तथा आप जल सकते हैं। तो साथ ही अत्यधिक स्थानीय जो ताप है उसके कारण प्रयोग में उपयोग किया जो जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन या डिब्बा और सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह 2.5 में प्रदर्शित है, उस तरीके पर ध्यान दीजिए। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है और इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं एवं अम्ल या क्षार तनुकृत हो जाते हैं। अब 2.3 अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। तो हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है और पिछले अध्याय में हमने H+ अथवा OH- आयनों के विलयन की सांद्रता कम होने या होना तथा तरुणीकरण के बारे में पढ़ा था। तो क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षारक कितना प्रबल है, ये स्ट्रोंग है? तो इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल सूचक यानी इंडिकेटर, जो उन्हें सूचनाओं का मिश्रण होता है, अनेक सूचनाओं का मिश्रण होता है, उसका उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। और सार्वभौम सूचक जो होता है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों से प्रदर्शित करता है। और किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है ज्ञात करने के लिए एक स्केल होता है, विकसित किया गया है, जिसे pH स्केल कहते हैं। और इस pH में P जो है वो सूचक है पुषांश, पोटेंस, जो एक जर्मन शब्द है, उसका अर्थ है शक्ति। इस pH स्केल के से जो 0 है अधिक अम्लता से और जो 14 है वो अधिक क्षारीय तक pH को ज्ञात कर सकते हैं।
और साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका जो पीएच उतना ही कम होगा। तो किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है। तो यह अम्लीय विलयन होगा और 7 से ज़्यादा है पीएच का मान, 7 से 14 तक बढ़ता है तो यह विलयन OH की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात यह यहाँ क्षार की शक्ति बढ़ रही है। और चित्र 2.6 में सामान्यतः पीएच सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारिता पेपर जो है इस द्वारा किया जा सकता है। तो दिखा रखा है चित्र 2.6 में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता परिवर्तन के साथ पीएच की विभिन्नता दिखा रखी है। तो 7 उदासीन है, 0 की तरफ चलेंगे तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती है यानी हाइड्रोजन की सांद्रता में वृद्धि होती है, और 7 से 14 की तरफ चलते हैं तो क्षारकीय प्रकृति बढ़ती है और OH आयन की सांद्रता में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी आती है और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो बढ़ता है। क्रियाकलाप 2.11 में दी गई सारणी 2.2 में विलयन के पीएच मानों की जांच करना है कीजिए और अपने प्रेक्षण को लिखिए, और आपके प्रेक्षण के आधार पर प्रत्येक पदार्थ की प्रकृति क्या है वो बताइए। तो दिखा रखा है इसमें सारणी 2.2 में क्रम संख्या है, विलयन कौन सा है, पीएच पत्र का रंग क्या है और लगभग पीएच मान क्या हो सकता है, और पदार्थ की प्रकृति। तो पहले नंबर पे है लार खाना खाने के पहले और लार खाना खाने के बाद, नींबू का रस, रंग रहित वाली वातित पेय, गाजर का रस, कॉफ़ी, टमाटर का रस, नल का जल, और 1 m क्या है NaOH और 1 मिलीलीटर क्या होता है HCl लेना आपने, उसमें चेक करना है। तो चित्र 2.7 में कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच को पीएच पत्र पर दिखाया भी गया है और रंग केवल रफ मार्गदर्शन के लिए दिए गए हैं। तो दिखा रखा है लगभग 1.2 है जठर रस का जो हमारे पेट के अंदर होता है, नींबू का रस 2.2, शुद्ध जल 7 होता है या रक्त होता है 7.6, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो इनो होती है वो 10 होती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड लगभग 14 के आसपास। तो अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन जल में क्रम से हाइड्रोजन आयन या तथा हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या पर निर्भर करती है। और यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे एक मोलर विलयन लीजिए तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगी। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल परबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। और क्या आप अब यह बता सकते हैं कि दुर्बल एवं प्रबल क्षारक क्या होते हैं? 2.3.1 में दैनिक जीवन में पीएच का महत्व दिखाया गया है। तो क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो हमारा शरीर 7.0 से लेकर 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है, और जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास जो होता है परिसर में ही जीवित रह सकते हैं। तो वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है, और अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल में पीएच का मान कम हो जाता है, और ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। क्या आप जानते हैं दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है? और क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव होगा? तो सिंपल सी बात है, नहीं होगा। आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है? अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। तो किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्रित कीजिए एवं क्रियाकलाप 2.12 के अनुसार उनके पीएच की जांच कीजिए, और इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि जहां से मिट्टी ले रहे हैं वहां कौन से पौधे उपज रहे हैं। तो क्रियाकलाप 2.12 में एक परखनली में लगभग 2 ग्राम मिट्टी रखिए एवं उसमें 5 मिलीलीटर जल मिलाइए और परखनली की सामग्री को हिलाइए। तो सामग्रियों को छानिए एवं परखनली में निस्यंदन एकत्रित कीजिए। तो सार्वत्रिक सूचक पत्र की सहायता से इस निस्यंदन के पीएच की जांच कीजिए। तो अपने क्षेत्र में पौधों के उपरोक्त विकास के लिए आदर्श मिट्टी में पीएच के संबंध में आपने क्या निष्कर्ष निकाला?
हमारे पाचन तंत्र का पीएच। यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक